फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था सर्वे का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, इनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट हम कैसे करते हैं सर्वे में, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल काजन टेक को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, a lot to know and lot to discuss, let's start। तो चैप्टर 2 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और चैप्टर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे। और आपको लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे से बताने से पहले मैं आपको पहले ही ऐसा करूँ, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में बोला था कि आपके इंट्रोडक्शन पार्ट और आपका लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, आपका कंपास सर्वे एंड आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ट्रेवर्स सर्वे। ये जो भी चारों चैप्टर है, ये सब चैप्टर रहेंगे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किस में रहेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी डिस्कस करेंगे ये चारों चैप्टरों को, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का डिस्कस करें, जैसे बता दूं मैं आपको, तो सिंपल सा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब कि आपका कोई अगर किसी दो पॉइंट में, अगर आपका ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। और किस प्लेन में करेंगे? ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मेजरमेंट करेंगे। अगर वर्टिकल की बात की जाए तो ये होता है आपका, ऐसा कुछ आ गया तो ये आपका क्या है? वर्टिकल है। ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ के आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, राइट? 2D में तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ आपका। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगी। ये प्लेन कौन सा रहेगा? आपका वर्टिकल प्लेन रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे। ये है आपका वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे आपकी वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो गई। इसको एक हिसाब से और आप समझ सकते हैं, तो आप जनरली आपने ग्राफ देखते हो तो ग्राफ में आपका ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, राइट? अगर 2D में ग्राफ की बात करो तो ये आपका जो होता है, तो ये वर्टिकल आपका प्लेन होता है, और ये आपका जो होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाती है, इसकी डिस्टेंस होगी वो वर्टिकल डिस्टेंस कहलाती है। तो जनरली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो लीनियर मेजरमेंट या चेन सर्वे देखते हैं वो आप जनरली वर्टिकल प्लेन पे देखते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्टली आपको बता दूं कि इसमें मैं कुछ फंडामेंटल टर्म हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं इस चैप्टर में, और उनका यूज, अगर मैं उसका नाम लूंगा डिस्टेंस या एलिवेशन, ऐसा कुछ वर्ड यूज करूंगा, तो आपको सीधे क्लिक करना है कि आप किस टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर मैंने लीनियर मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट किया, लीनियर मेजरमेंट में अगर मैंने जनरली डिस्टेंस शब्द यूज किया है, अगर डिस्टेंस शब्द यूज किया है तो इसका मीन्स ये होगा कि डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस ओनली क्या रहेगा? आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में सुना है, अगर मैंने डिस्टेंस शब्द यूज किया है लीनियर में इस चैप्टर में, तो आपको ध्यान रखना कि डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लीनियर मेजरमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो लीनियर मेजरमेंट करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्टेंस का मतलब ओनली क्या रहेगा? आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आप कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट में, वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये था डिस्टेंस का। अगर मैं बात करूंगा आपका एलिवेशन का, एलिवेशन का मतलब आप जानते हैं कि एलिवेशन का जो आपका जनरली होता है कि आप जो देखते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं, जो आपका राइज होता है या फालतू, वो जो एलिवेशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेके जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वर्टिकल प्लेन में, वो आपका क्या कहते हैं? एलिवेशन होगा। तो एलिवेशन का मतलब ये देखिए यहाँ पे कि लीनियर मेजरमेंट रहेगा ओनली आपका ऑन वर्टिकल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस, राइट? तो एलिवेशन का मीन्स क्या आप समझेंगे? आप एलिवेशन का मीन्स आप ये समझेंगे ओनली कि लीनियर मेजरमेंट रहेगा ऑन वर्टिकल प्लेन। और जैसे आपको बताया वर्टिकल प्लेन में जो आपका लीनियर मेजरमेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस आप लेके आप जो वर्टिकल प्लेन में लीनियर मेजरमेंट करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? एलिवेशन कहलाएगा, राइट? नेक्स्ट है आपका टर्म एंगल। एंगल का मतलब ओनली आपको हॉरिजॉन्टल एंगल देखना है। क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल एंगल देखना है। अगर वर्टिकल एंगल आएगा तो वर्टिकल एंगल ओनली आकर आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, राइट? एंगल की ओनली बात करूंगा तो एंगल का मीन्स आपको हमें ऑलवेज सोचना है हॉरिजॉन्टल एंगल की बात हो रही है, राइट? और अगर मैं वर्टिकल एंगल की बात करूंगा तो वर्टिकल एंगल का मतलब रहेगा ओनली एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको इजीली पता होगा, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, आप पहले से भी जानते होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का मतलब ये होगा आपके जर्नल से आपका ये हुआ, ये जो यहाँ पे ये जो एंगल बना आपका, ये
तो आपने ये एंगल जो बना है ये आपका एलिवेशन का एंगल है, तो इसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ये एग्जांपल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन की। अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि आपका टॉप से कोई भी चीज को आप देख रहे हैं, तो ये जो डाउनवर्ड देख रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ये एग्जांपल में बताया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वर्टिकल एंगल ओनली यहाँ पे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक टर्म थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को आपका क्या देखना है, आपको यहाँ पे एलिवेशन क्या देखना है, एंगल क्या देखना है और वर्टिकल एंगल, ये सब कॉन्सेप्ट रहेंगे आपको क्लियर, तो इससे आपको आगे के चैप्टरों में इजी होगा, राइट। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लीनियर मेजरमेंट के टॉपिक को। तो ये आपको बेसिक टर्म ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्केल की। सबसे पहले बात करते हैं स्केल। स्केल क्या होता है, तो आपको जनरली आप देखे होंगे, स्केल देखे भी होंगे। स्केल होता क्या है, तो स्केल क्या होता है आपका, स्केल होता है आपका कि स्केल इज ए टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंस आर रिप्रेजेंट ऑन पेपर। क्या होता है स्केल, स्केल आपकी एक ऐसी टेक्निक होती है जो आप ग्राउंड डिस्टेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेपर में। कौन सा, जब आप प्लेन टेबल सर्वे कर रहे होते हैं, आप एज ए इंजीनियर आपने ग्राउंड की कोई भी डिस्टेंस आपके पास मेजरमेंट है और आप उसको मैप में शो करेंगे, तो उसी को आप बोलते हैं स्केल। तो स्केल एक ऐसी टेक्निक है जो ग्राउंड की डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, मैप में, वो आप टेक्निक कहलाते हैं, उसको बोलते हैं आप स्केल बोलते हैं, राइट। अब जैसे सिंपल से बात है कि आप साइट विजिट करने गए, अब साइट में कोई भी डिस्टेंस अगर 100 मीटर की है, तो आप अगर उसको मैप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 100 मीटर तो मैप में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे कि 100 मीटर को कंसीडर करके चलेंगे कि मैप में आप क्या है 1 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्राउंड के डिस्टेंस को मैप में रिप्रेजेंट करना ही स्केल की स्केल कहलाता है। तो वही स्केल एक इस टेक्निक है, स्केल इज ए टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंस आर रिप्रेजेंट ऑन पेपर। और स्केल इक्वल टू होता है आपका मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो स्केल की जो वैल्यू होती है आपकी किसको होती है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे आपका स्केल का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि स्केल जो रहेगा आपका स्केल इक्वल टू रहेगा मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये आपको पता है। अब इसके हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि स्केल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन किसका, स्केल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे आपने देखा कि स्केल क्या होता है आपका, स्केल होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब उसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन स्केल का आप ऐसे करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि आपका ग्राउंड में अगर जो भी डिस्टेंस है वो आप 10 मीटर की है, तो आप स्केल उसको अपने मैप में जो स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर बात की जाए स्केल के, तो स्केल जैसे रखा आपने, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर का मतलब 10 मीटर आपका कहाँ है, ग्राउंड डिस्टेंस है, और 1 सेंटीमीटर क्या है आपकी, वो मैप डिस्टेंस के इक्वल है, राइट। ऐसे भी आप स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर और रेशियो 10 मीटर, राइट। इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्म में भी आप करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में आप जब स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना होता है, 10 मीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपको ध्यान देना पड़ता है कि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाई कितना था आपका 10 मीटर, उसको आपको किस में कन्वर्ट कर लिया, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया 1/1000। तो ये जरूरी नहीं कि आप सेंटीमीटर में ले, आप इसको कोई भी यूनिट में ले सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाली यूनिट को एमएम में ली है, तो नीचे वाली भी यूनिट आप एमएम में ही लेंगे। अगर ऊपर वाली यूनिट आपने किलोमीटर में ली है, तो नीचे वाली यूनिट भी आप किलोमीटर में ही लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दो यूनिट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्या, सेम यूनिट की होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होगा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का ये यूनिट लेस होना चाहिए, राइट। तो जो कि आपका जनरली यूनिट लेस होता है स्केल में, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आप ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये 1/1000 का मतलब कैसा कि 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर था, उसको 100 से कर दिया तो आपको कितना आ गया, 1/1000 आ गया, राइट। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसको, स्केल को। अब स्केल के आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कॉन्सेप्ट क्या है आपका, तो आपको बताता हूँ कि वर्नियर स्केल का आपको पढ़ना है। तो वर्नियर स्केल आप समझते हैं, आपने सुना ही होगा, पहले भी देखा होगा कि वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज ए सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेन स्केल used for
एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो जो ये हम वर्नियर स्केल होता है, ये हमारा सेकेंडरी यूनिट होती है किसकी, मेन स्केल की। और ये इसको यूज करते हैं हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, राइट। और वर्नियर स्केल बेसिकली मेजर एनी लेंथ विच इज लेस देन लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल से हम लोग मेजर करते हैं कोई भी लेंथ को जो लेंथ हमारी लेस देन होती है किससे, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होती है, तो चलिए इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल के बारे में आके डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आप टाइप ऑफ वर्नियर देख लीजिए, कितने टाइप के आपके वर्नियर होते हैं। जनरली आपके वर्नियर स्केल्स होते हैं, तो उसमें से सबसे फर्स्ट टाइप का होता है आपका डायरेक्ट वर्नियर। क्या होता है आपका डायरेक्ट वर्नियर। फिर उसके बाद आपका आता है रेट्रोग्रेड वर्नियर, राइट। तो डायरेक्ट वर्नियर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है आपका, तो टाइप्स ऑफ वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर आपका क्या होता है कि द दिस वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। तो जो डायरेक्ट वर्नियर होता है ये कैलिब्रेटेड होता है कहाँ, सेम डायरेक्शन किसके, मेन स्केल के डायरेक्शन में ही कैलिब्रेटेड होता है। अब इसको दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे उसी डायरेक्शन में ये कैलिब्रेटेड होता है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल हो गया, वो क्या होता है, मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में कैलिब्रेटेड होता है। और जो कि डायरेक्ट वर्नियर है, डायरेक्ट वर्नियर जो कैलिब्रेटेड होता है ये सेम डायरेक्शन में होता है किसके, मेन स्केल के। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि सेम या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको ध्यान रखना कि डायरेक्ट वर्नियर जो होता है वो क्या होता है, कैलिब्रेटेड होता है सेम डायरेक्शन में किसके, मेन स्केल के, राइट। सेकंड है आपका पॉइंट कि दिस वर्नियर हैज डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर देन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट वर्नियर का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है किससे, मेन स्केल के डिवीजन से। अब ये कैसे, तो इसको आपको ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर आपके मेन स्केल में अगर आपका 10 सेंटीमीटर है, मेन स्केल में आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपके डायरेक्ट वर्नियर में वो आपका कितना आता है, 9 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, मतलब स्लाइटली स्मॉलर होता है। अभी कैसे होता है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए कि आपका यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल है, और ये नीचे का जो आपको है ये आपका क्या है, मेन स्केल है, राइट। तो आप अगर मेन स्केल पे फोकस कीजिए तो मेन स्केल 1 से 10 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है क्या, 10 सेंटीमीटर तक है, राइट। तो इस पॉइंट से आप देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। जबकि आपको वर्नियर स्केल कहाँ है, उससे स्लाइटली क्या होता है, लेस देन होता है। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है, और जहाँ आपका वर्नियर स्केल का 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ हुआ, मेन स्केल का कितना हुआ है अभी, 9 सेंटीमीटर। तो मतलब स्लाइटली थोड़ा क्या करते हैं, लेस देन लेके चलते हैं, राइट, ये वर्नियर स्केल में। अब इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करिए, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि ये आपका मान लीजिए ये जो ये है आपका, और ये सेक्शन है आपका, देखिए यहाँ पे ये है आपका स्केल, राइट। ये स्केल है, यहाँ पे जो टॉप पे आपका ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ तक का आपको मैं जनरली दिखा दूं, तो जैसे मान लीजिए आपकी ये स्केल हो गई, राइट, ये आपकी क्या हो गई, स्केल हो गई, राइट। और ये स्केल का रिप्रेजेंटेशन, इसमें से आपका जो वर्नियर स्केल की जो लेंथ हो गई, ये कंप्लीट हो गई आपके किसकी, मेन स्केल की। ये मेन स्केल को आप किससे शो करते हैं, मेन स्केल को आप एस से शो करते हैं, राइट। और अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल आपका कहाँ तक हुआ, ये यहाँ तक मान लीजिए आपका क्या हुआ, वर्नियर स्केल हुआ, राइट। ये जो लेस देन है, ये आपका वर्नियर स्केल जिसको आप वी से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये आपका वर्नियर स्केल होगा, ये आपका मेन स्केल होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या है आपको, इसको आप डेल से डिफाइन करते हैं, इसी को आपको बोलते हैं डेल से डिफाइन करते हैं, और जिसको आप लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, राइट। तो इसको डेल से आप डिफाइन करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होती है। तो यही यहाँ पे आपका देखिए ध्यान से कि यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई आपकी मेन स्केल हो गई, और मेन स्केल को आपने एस से डिफाइन किया हुआ है। जस्ट उसके ऊपर देखिए वर्नियर स्केल आपका यहाँ से है, और यहाँ के बीच में जो डेल है वो आपका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मेन स्केल से माइनस कर देंगे आप वर्नियर स्केल को। देखिए जैसे यहाँ पे किया, लीस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। तो आपने क्या किया है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल को माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, लिस्ट काउंट। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में आपका ऑलवेज जो वर्नियर स्केल होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है किससे, मेन स्केल से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑलवेज जो होता है, तो
ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में जो होता है, तो वर्नियर स्केल क्या होता है आपका, ऑलवेज लेस देन होता है किससे, मेन स्केल से। मेन स्केल को आप जनरली एस से डिफाइन करते हैं और वर्नियर स्केल को आप जनरली वी से डिफाइन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n-1 का मतलब मेन स्केल में मान लीजिए आपका 10 है, मेन स्केल में आपका मान लीजिए 10 है एंड डिवीजन, तो अगर 10-1 करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वर्नियर स्केल आएगा। क्या आएगा, वो आपका वर्नियर स्केल। ये ध्यान रखना आपको। तो n-1 ओनली होता है। अगर मेन स्केल में आपका 10 डिवीजन है तो वर्नियर स्केल में कितना होगा, वो 9 डिवीजन होगा, राइट। तो n-1 जो डिवीजन होता है आपका, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि n-1 किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट वर्नियर में होता है, राइट। अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करेंगे तो उसमें n+1 होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल में समझा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने। यहाँ से आप v इक्वल्स टू वैल्यू निकालेंगे तो n-1 अपान s अपान n आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने n-1 अपान n-1 अपान n इंटू एस कर दिए। एन वी इक्व टू n-1 एस था, तो यहाँ से आपने v निकाल दिया। ये तो v इक्व टू आपको वैल्यू आ गई n-1 अपान n इंटू एस। तो यहाँ पे आप लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट इक्व टू होगा आपका जो लिस्ट काउंट माइनस क्या कर देंगे आप, वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट माइनस कर दिया आपने वर्नियर स्केल। अब इसकी वैल्यू आपने निकाला है n-1 s अपान n। इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया, इसको सॉल्व आउट कर दिया और लिस्ट काउंट का आपको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। लिस्ट काउंट का आपका फार्मूला क्या आएगा जनरली, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है आपका s अपान n। क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। लिस्ट काउंट का ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, ये मेन आपका फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। लिस्ट काउंट का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है आपका मेन स्केल अपान एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या होता है आपका लिस्ट काउंट, मेन स्केल अपान एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये आपका मेन फार्मूला होता है किसका, लिस्ट काउंट का। किस केस में, ये आपका होता है डायरेक्ट वर्नियर के केस में, राइट। अब बात करते हैं हम तो आपको जनरली एक डायग्राम आपको दिखा है। ये जो डायग्राम आपको शो रहा एग्जांपल है, ये आपका डायग्राम एग्जांपल है किसका, वर्नियर स्केल का। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम वर्नियर स्केल का है, जिसमें आपको देखिए रिप्रेजेंट हो रहा है इस टाइप का आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। तो जैसा कि आपने देखा रेट्रो डायरेक्ट वर्नियर स्केल के बारे में देखा, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा वर्नियर स्केल का टाइप 2, जिस जो है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या है, आप एकदम ऐसा मान सकते हैं कि सेम अपोजिट होता है किसका, डायरेक्ट वर्नियर का, राइट। अब देखते हैं जैसे आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर में दिस वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इज ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। तो जो रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है उसका जो कैलिब्रेशन होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है मेन स्केल के, राइट। और आपने जब डायरेक्ट वर्नियर में पढ़ा था तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या पढ़ा था कि उसका वर्नियर का जो कैलिब्रेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है किसके, मेन स्केल में। देखिए एक दूसरे का एकदम अपोजिट है। डायरेक्ट में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है मेन स्केल के, जबकि देखिए आपको दिख रहा है कि रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या है, तो जो कैलिब्रेशन होता है आपका वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, मेन स्केल के। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि दिस वर्नियर हैज डिवीजन स्लाइटली लॉन्गर देन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो सिंपल सी बात है कि जो वर्नियर का जो डिवीजन होता है स्लाइटली क्या होता है, लॉन्गर देन होता है किससे, डिवीजन ऑफ मेन स्केल के डिवीजन से, राइट। और जबकि आप डायरेक्ट वर्नियर में देखा था कि स्लाइटली क्या होता है, स्मॉलर देन होता है डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, बट यहाँ पे क्या होता है, रेट्रोग्रेड में स्लाइटली लॉन्गर देन होता है डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। इसलिए देखिए यहाँ पे जो आपका वर्नियर स्केल है वो ग्रेटर देन होता है किससे, मेन स्केल से। तो ये केस है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन दिस वर्नियर n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल।
तो इसमें हमारा जो वर्नियर का n+1 डिवीजन होता है, जबकि रेट्रोग्रेड डायरेक्ट वर्नियर में हमारा क्या होता था, n-1 डिवीजन होता था, जो मेन स्केल को डिवाइड करता था n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। लेकिन रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, देखिए n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मतलब आपका समझ जाइए कि अगर आपका जो एन डिवीजन आप जो आपका वर्नियर स्केल मान लीजिए आपका कितना है 60 है मान लीजिए, तो डायरेक्ट वर्नियर में कितना होगा n-1 मतलब कितना आ जाएगा 59, और रेट्रोग्रेड में कितना आएगा n+1 मतलब कितना हो जाएगा 61। एन डिवीजन ऑफ क्या हो जाएगा आपको वर्नियर स्केल किसका मेन स्केल का हो जाएगा डिवाइड। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसमें जब आप लीस्ट काउंट निकालेंगे तो इसमें लीस्ट काउंट का जो आपका फार्मूला होता है वो सेम होता है, आप देखेंगे किसका, जो आपका डायरेक्ट वर्नियर को होता है वही आपका लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में भी। क्या होता है फार्मूला आपका, आपका फार्मूला होता है मेन स्केल डिवाइड बाई एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये था आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए एक्सटेंडेड वर्नियर का, तो ये आपका थर्ड टाइप का वर्नियर स्केल हुआ, जिसमें आपका है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या होता है कि 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिराइव्ड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो एक्सटेंडेड जो वर्नियर होता है आपका, ये क्या होता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर कि 2n-1 डिवीजन होता है। क्या होता है 2n-1। आपका डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइड इनटू करते हैं आप n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। रेट्रोग्रेड में क्या करते हैं आप n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करते हैं। और जब बात आ रही है एक्सटेंडेड वर्नियर की, तो इस केस में देखिए आपका कितना होता है 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। अब आपका फोर्थ है आपका डबल वर्नियर। डबल वर्नियर क्या होता है, डबल वर्नियर इज ए कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। नाम से ही आपको दिख रहा है कि डबल वर्नियर, राइट। तो डबल वर्नियर क्या है कि इसका जो कैलिब्रेशन होता है क्या होता है बोथ डायरेक्शन में होता है ऑफ इंडेक्स लाइन टू यूज्ड डबल वर्नियर टू मेन स्केल आल्सो बी कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। इसका जो कैलिब्रेशन होता है वर्नियर का वो भी क्या होता है हमारा बोथ डायरेक्शन में होता है। तो ये आपको पता है, जैसे आपका डायग्राम में दिख रहा है कि ये आपका डबल वर्नियर का डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे कि इसका जो आपका एंगल मेजरमेंट है वो देखिए 330, 340, 350, 360 इस डायरेक्शन में है, और जबकि आपका 0, 10, 20, 30 इस डायरेक्शन में। तो मतलब बोथ डायरेक्शन में आपका स्केल का क्या होता है कैलिब्रेशन होता है। ये आपका डबल वर्नियर स्केल कहलाता है, राइट। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट वर्नियर स्केल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि श्रंक या एक्सटेंड स्केल क्या होता है। और ये अगर बात की जाए इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपका गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको श्रंक एक्सटेंड स्केल के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब श्रंक एक्सटेंड स्केल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप श्रंक एक्सटेंड का बात समझ लीजिए कि एक्चुअली में है क्या। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है ये कि मान लीजिए आपको बताऊं कि आप किसी साइट की विजिट में गए, राइट। वहां आप अपना मैप से क्या कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं, आपके पास जो डिजाइन है तो ग्राउंड टू मैप आपने डिजाइन किया। वहां पे आपने ओरिजिनल जो मैप था आपके पास, उस मैप में आपने क्या किया कि ग्राउंड का जो डाटा था कि मान लीजिए ग्राउंड की कोई डिस्टेंस है, कोई एलिवेशन है 10 मीटर है, कोई डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है, राइट। तो अब ग्राउंड में 100 मीटर है तो आपने उसको मैप में क्या रिप्रेजेंट किया, उस स्केल मैप के स्केल में क्या रिप्रेजेंट किया, मैप के स्केल में आपने रिप्रेजेंट किया 1 सेंटीमीटर। क्यों, अब 100 मीटर तो आप मैप में उसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में 100 मीटर है पर मैप पे तो 100 मीटर पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को आप क्या किया कि उसको आप इक्वेट करते हैं, जैसे आपको बताया मैं कि स्केल के फॉर्म में कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस आप करते हैं। तो ग्राउंड में जो डिस्टेंस है उसको आप मैप में उसके इक्वेट में आप क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आप जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए ग्राउंड में आपकी कोई डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर की, तो आपने इसको मैप में कितना शो किया, मैप में आपने इसको किया 1 सेंटीमीटर। मतलब आपका 1 सेंटीमीटर जो मैप है मैप का है वो इक्वल होगा किसके, ग्राउंड के 100 मीटर के। तो इस तरह आपने क्या किया, तो इस मैप में अपना जो भी आपका ग्राउंड का डाटा है उसको आपने क्या किया अपने मैप में रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। ये तो बात थी रिप्रेजेंट की। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि मान लीजिए आप दिसंबर के महीने में आप गए साइट में और आपने ऐसा डाटा को फिट कर लिया अपने मैप में, राइट। अब क्या कुछ कारण से आपका साइट क्या हुआ ड्यू हो गया और आपके साइट का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो रहा है, राइट। कुछ टाइम और वो साइट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ टाइम बाद, मान लीजिए आप जून के बाद मतलब अप्रॉक्स 6 महीने या 8 महीने बाद फिर से काम आपका स्टार्ट हुआ। तो आपने डाटा फिलअप किया था मैप में दिसंबर के महीने में। अब आपने वही आपने मैप ओरिजिनल मैप को उठाया, बट क्या होगा एक्चुअली में कि टाइम के साथ आपको पता है कि आपका जो मैप है वो क्या हो चुका होगा, श्रंक होगा या एक्सटेंड होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर भी करता है एंड
एटमॉस्फेयर भी करता है। तो या तो मैप आपका सिकुड़ चुका होगा या तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे आप जानते हैं एक्सटेंड हो गया, और अगर टेम्परेचर कम होता है श्रंक, बट यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका कि श्रंक या एक्सटेंड होगा। तो उसके कारण जो आपने ओरिजिनल मैप में आपने जो स्केल को रिप्रेजेंट किया था, तो जो उसकी वैल्यू थी वो श्रंक या एक्सटेंड होने के बाद उसकी वैल्यू में क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगा। तो ये यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ये जो एरर आएगा तो उसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि श्रंक या एक्सटेंड स्केल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें डील करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं, राइट। तो जैसा कि आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ पे देखेंगे आप डायग्राम में कि यहाँ पे एक ओरिजिनल मैप है और साइड में आपका क्या है, श्रंक मैप है। ये ओरिजिनल मैप है। ओरिजिनल मैप में आपको ए से लेके बी के बीच में क्या है, आपकी स्केल है जो आपकी 0 से 10 सेंटीमीटर की स्केल है। कहाँ से, 0 से यहाँ पे कैलिब्रेशन है 10 सेंटीमीटर का। ए से लेके बी के बीच में क्या है, आपकी ये स्केल है जिसका जो कैलिब्रेशन है वो है 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में, राइट। और आपने क्या किया, ग्राउंड से कोई भी डिस्टेंस, ए से बी जो डिस्टेंस है आपकी, उस ए से बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया अपने मैप में। कितना मेजर किया, 4.21 सेंटीमीटर मैप किया। कितना आपने मेजर किया, 4.21 सेंटीमीटर। आपकी स्केल कितनी है, स्केल है आपकी जो आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी से यूनिट है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर की। और आप उससे ग्राउंड का जो डाटा था उसको आपने अपने मैप में मेजर किया, ए से बी के बीच के डिस्टेंस 4.21 सेंटीमीटर, राइट। तो एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी वो, तो एक्चुअल में ग्राउंड में डिस्टेंस को ऐसे मिला करके ए बी इक्वल टू 4.21। अब आपको पता है आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है किसके, 100 मीटर के। 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है किसके, 100 मीटर के। तो एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी, आपने मैप में डिस्टेंस आपकी 4.21 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि ग्राउंड में जो डिस्टेंस 100 मीटर के उसको आपने अपने मैप में कितना रिप्रेजेंट किया है, 1 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 4.21 सेंटीमीटर को 100 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके ग्राउंड में एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है। तो 4.21 को आपने 100 से इंटू किया तो कितना आ गया, 421 मीटर आपकी आ गई एक्चुअल डिस्टेंस जो आपकी ग्राउंड में है। ये बात को आप समझ गए होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ग्राउंड में आपका 100 मीटर है तो आप मैप में 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया था, आपने जब आपने स्केल था जो आपका 10 सेंटीमीटर का स्केल था ओरिजिनल मैप में, उस स्केल से आपने क्या किया कि ए से बी की जो डिस्टेंस थी ग्राउंड की उसको आपने मैप में रिप्रेजेंट किया 4.21 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में ग्राउंड कितनी होगी, ग्राउंड में की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 4.21 में आप 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्चुअल में ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो है 421 मीटर, 421 मीटर है, राइट। तो ये है आपका ओरिजिनल मैप में। अब जैसा कि मैंने बताया, कुछ टाइम पीरियड के बाद आप उस मैप को यूज करते हैं किसी कारणवश, तो उससे क्या होगा, आपका मैप या तो श्रंक होगा या तो एक्सटेंड हो चुका होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा श्रंक का, क्योंकि अगर श्रंक का कॉन्सेप्ट सुना तो एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट भी आपका वैसे ही है। तो मान लीजिए आपका मैप क्या हुआ, श्रंक हो गया। अगर आपका मैप श्रंक हो गया तो उस केस में अब क्या होने वाला है, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि आपका मैप श्रंक हुआ तो आपका मैप श्रंक हुआ तो जो अब स्केल जो आपकी 10 सेंटीमीटर की थी, अब उसका स्केल कितनी हो गई आपकी 9.8 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 9.8 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल में जो ओरिजिनल मैप था उसमें तो स्केल आपकी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। पर आपका जब मैप श्रंक हो गया तब उस समय अब स्केल कितनी हो गई, स्केल हो गई 9.8 सेंटीमीटर। मतलब 0.2 सेंटीमीटर का क्या हुआ, आपका मैप क्या हुआ, श्रंक हो गया। क्या हुआ, आपका मैप श्रंक हो गया। उस केस में आपने जो डिस्टेंस मेजर की थी वो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे सी डी डिस्टेंस है, उस केस में आपकी डिस्टेंस मान लीजिए आपने मेजर की 2.21 सेंटीमीटर। कितनी मेजर की थी आपने, श्रंक होने के बाद जो आपने डिस्टेंस मेजर की थी वो डिस्टेंस है आपकी कितनी, 2.21 सेंटीमीटर। एग्जांपल के लिए है आपको। तो एक्चुअल ग्राउंड में कितनी होगी सीडी की डिस्टेंस, तो एक्चुअल ग्राउंड में होगी। ये तो ओरिजिनल मैप तो करेक्ट था, ओरिजिनल मैप का जो कॉन्सेप्ट था ये तो करेक्ट था, ओरिजिनल मैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बताया कि आपका ये ओरिजिनल मैप का जो कॉन्सेप्ट है ये तो सही है कि आप इसको ऐसे मेजर करते हैं। कैसे, ओरिजिनल में आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल स्केल है और यहाँ से कैलिब्रेशन है आपका, यहाँ से पूरा स्केल का 10 सेंटीमीटर का, कितना क्या है, 10 सेंटीमीटर का है, 0 से यहाँ से और यहाँ तक ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर का, राइट। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बट अगर जैसे ही हम बात करते हैं कि 10 सेंटीमीटर का स्केल में आपने कोई ए बी डिस्टेंस ग्राउंड की मेजर की जो मैप में आपने शो की 4.21 सेंटीमीटर, कितना मेजर की यहाँ पे, 4.21 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि आपने मैप में कितना लेके चला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। इसका मतलब अगर मैप में आपका कोई 1 सेंटीमीटर का डाटा है तो वो ग्राउंड के 100 मीटर के क्या है, बराबर है। तो बस सिंपल सा कि आपके मैप में अगर ए बी की डिस्टेंस है 4.21 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में ग्राउंड में डिस्टेंस ए बी की
कितनी होगी, 4.21 इंटू 100 कर देंगे तो 421 मीटर आ जाएगी। तो ये तो आपका ओरिजिनल मैप का कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन मान लीजिए आपके श्रंक मैप है, श्रंक मैप के कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम या क्या एरर आती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रंक मैप में क्या प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सा, आपका कोई स्केल है, राइट, स्केल तो आपका एक्चुअल में कितना था, 10 सेंटीमीटर का था, ये स्केल आपका 10 सेंटीमीटर का था, लेकिन श्रंक होने के कारण मैप आपका श्रंक हुआ और उस कारण स्केल का जो ये आपका डाटा है 10 सेंटीमीटर की जगह कितना शो हो रहा है, 10 सेंटीमीटर की जगह आपका ये डाटा 9.8 सेंटीमीटर का शो हो रहा है। कितना, 9 पॉइंट मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, 9.8 सेंटीमीटर शो हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो मैप है वो कितना श्रंक हुआ, 0.2 सेंटीमीटर क्या हुआ, श्रंक हुआ। 0.2 सेंटीमीटर अगर ये श्रंक हुआ आपका मैप, तो उस केस में क्या होगा, आपने किसी डिस्टेंस को मेजर किया, सीडी की डिस्टेंस मेजर किया था, और सीडी की डिस्टेंस उस मेजर किया था, तो उस समय सीडी की डिस्टेंस आई 2.21 मीटर। कितनी आई, 2.21 मीटर आई, राइट। तो एक्चुअल में 2.21 सेंटीमीटर तो ये है कहाँ की, ये तो मैप में है। ग्राउंड में कितनी होगी सीडी के, तो आप क्या करेंगे, जब आपको आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है आपका 100 मीटर, तो ग्राउंड पे कितना होगा आपका 2.21 इंटू 100 कराएंगे, तो आपका आएगा 221 मीटर। कितना आएगा, 221 मीटर। बट ये आपका एक्चुअल ग्राउंड के डिस्टेंस नहीं है। क्या है, ये आपकी एक्चुअल ग्राउंड की डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल ग्राउंड की डिस्टेंस, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो मैप है वो क्या हो चुका है, श्रंक हो गया है। अगर यही कॉन्सेप्ट आपका एक्सटेंड होता, मतलब अगर आपका स्केल आपकी 10 सेंटीमीटर की थी, अब वो एक्सटेंड होने के बाद आपका कितना शो करता, 10.2 सेंटीमीटर, तो उस केस में भी जो आपके डिस्टेंस मेजर करते वो भी एक्चुअल ग्राउंड की डिस्टेंस नहीं होती। क्या डिस्टेंस आती, ज्यादा डिस्टेंस आती, आपकी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आती। तो इसी को डील करने वाले हैं आप कि इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपका मैप श्रंक हो गया है या एक्सटेंड हो गया है। इन सब के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो आपको समझ में हो गया कि श्रंक और एक्सटेंड स्केल का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग कैसे एरर को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो इस सब को देखने वाले हैं हम अपने आगे के टॉपिक में, राइट। अब आपका अगर मैप श्रंक हो गया या एक्सटेंड हो गया, उसके कारण जो एरर आता है, उस एरर को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उस एरर को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि उस एरर को दूर कैसे किया जाता है। तो देखिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, श्रिंकेज फैक्टर। अब श्रिंकेज फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो श्रिंकेज फैक्टर आप निकालेंगे श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। श्रिंकेज फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है आपका श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, श्रंक लेंथ, जैसा कि आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी ओरिजिनल लेंथ जो स्केल की थी वो कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ स्केल की, ओरिजिनल लेंथ स्केल की थी आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। और श्रंक होने के बाद लेंथ कितनी आई आपकी 9.8 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे आपका श्रिंकेज फैक्टर निकल जाएगा। तो इस तरह आप पहले निकालेंगे श्रिंकेज फैक्टर। यही कॉन्सेप्ट आप सेम रखते हैं एक्सटेंडेड फैक्टर के लिए भी। एक्सटेंडेड फैक्टर में क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंडेड लेंथ अपन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए आपकी कितनी है, 10 है, ओरिजिनल लेंथ आपकी 10 है, राइट, ओरिजिनल लेंथ आपकी 10 है, और एक्सटेंडेड लेंथ कितनी आ गई, मान लीजिए आपकी स्केल की वो आ गई 10.2। कितनी आ गई, 10.2। तो वो आपकी निकल जाएगी एक्सटेंडेड फैक्टर, राइट। और श्रंक फैक्टर कैसे निकलता है, तो उसमें जो आपको श्रिंकेज होगा, श्रंक लेंथ मान लीजिए अपन ओरिजिनल, ओरिजिनल तो आपको 10 ही रहेगी, और श्रंक लेंथ कितना आ गई आपकी 9.8, तो वो हो गई आपकी श्रंक लेंथ हो गई। तो इस तरह आप श्रंक लेंथ भी और एक्सटेंडेड लेंथ जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे मैटर नहीं करता है, आप उससे श्रिंकेज फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि यहाँ से आप श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैंने हम श्रिंकेज फैक्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, चाहे वो श्रिंकेज का हो या एक्सटेंडेड का हो। श्रिंकेज फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, श्रिंकेज फैक्टर में क्या करेंगे आप, सबसे पहले श्रंक लेंथ डिवाइड कर देंगे उसको ओरिजिनल लेंथ से, इससे आपको फाइंड आउट होगा श्रिंकेज फैक्टर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे श्रंक स्केल निकालेंगे। क्या निकाल, इसके बाद आप देखेंगे श्रंक स्केल, राइट। क्या देखेंगे आप, श्रंक स्केल की श्रिंकेज फैक्टर के बाद आप देखेंगे श्रंक स्केल। जो श्रंक स्केल की वैल्यू आएगी आपकी वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आती है। किस में आती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। अब इसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो श्रिंकेज श्रंक फैक्टर फाइंड आउट किएंगे, श्रंक फैक्टर के बाद ही आप निकालेंगे श्रंक स्केल। श्रंक स्केल जो होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। जब कैसे होगा, श्रंक स्केल निकालने का फार्मूला होता है आपका श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल किसमें होना चाहिए आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो श्रंक स्केल जो होगा आपका वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में होगा। इसका फार्मूला होता है आपका श्रिंकेज फैक्टर इनटू क्या होता है आपका, ओरिजिनल स्केल, राइट।
अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग एरर को कैसे दूर करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको आपके सामने एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस श्रंक मैप दिखाया था, उस श्रंक मैप में आपको दिखाया था कि जो आपका स्केल है वो कितना था 9.8 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल में वो कितना था आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। तो और उसमें जो आपने डिस्टेंस मेजर की थी सीडी की वो थी 2.21 सेंटीमीटर मैप में। एक्चुअल जब ग्राउंड में मेजर की तब तो आई थी आपकी 221 मीटर, जो कि इरर था, जो कि इरर था। तो उस इरर को कैसे सॉल्व आउट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा श्रंक स्केल का और स्टैंडर्ड स्केल के कॉन्सेप्ट का, राइट। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? श्रिंकेज फैक्टर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रिंकेज फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और श्रंक लेंथ, आपका जो श्रंक मैप था उसमें जो श्रंक लेंथ आई थी स्केल की वो कितनी आई थी 9.8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 9.8 सेंटीमीटर डिवाइड किया, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपकी स्केल की 10 सेंटीमीटर, तो उसको आपने डिवाइड किया। इससे आपको श्रंक फैक्टर आ गया, श्रिंकेज फैक्टर आ गया कितना 0.98, राइट। तो यहाँ से श्रिंकेज फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया पहले 0.98। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद आप निकालेंगे श्रंक स्केल निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? श्रंक स्केल निकालेंगे। श्रंक स्केल आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है श्रंक स्केल निकालने का श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। इनकी वैल्यू को क्या रखते हैं आप? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, राइट। तो बस श्रिंकेज फैक्टर आपको पता ही है। श्रिंकेज फैक्टर आपको कितना गिवन है? श्रिंकेज फैक्टर गिवन है आपको 0.98, जो कि आपने निकाल लिया है। देखिए 0.98 इनटू ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, जो है वो आप किसके बराबर है? 100 मीटर के बराबर है। ये आपको बताया था मैंने श्रंक मैप में कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका किसके बराबर है? 100 मीटर के। तो आपको पता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रखने के लिए आपको दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अगर ऊपर के वो सेंटीमीटर में है तो नीचे को भी क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर के बराबर था तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 था, तो इसको 100 से इंटू करा देंगे तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गई। तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो आपने उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ओरिजिनल स्केल को देख शो कर लिया, 1 डिवाइड बाई 10,000 कर लिया। तो ये था आपका श्रंक स्केल। अब इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ जो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसको आप जो नॉर्मली इंटू करेंगे उससे एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा। अगर कैलसी में यूज कर रहे हैं आप, इसको आप ऐसे देख लीजिएगा सिंपल सा कि आपका जो वैल्यू आई है, जैसे आपकी वैल्यू आई है कि 0.98 इंटू आपने किया है 1 डिवाइड बाई 10,000, राइट। तो इसको एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप 10,000 जो है आपका 10,000 है, राइट, 10,000 है, उसको आप क्या कीजिएगा, डिवाइड करा दीजिएगा किससे? अपने 9.98 से, जो आपकी श्रंक फैक्टर आया है उससे आप क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे। तो आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ये 0.98 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 10204.08 आ जाएगी, राइट। इसको आप 1 से डिवाइड करा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, आप करके देखिएगा इस चीज को और आपका इजीली बन जाएगा। तो आपने क्या किया कि श्रंक स्केल निकालिए। श्रंक स्केल आपका कितना आ गया? श्रंक स्केल आ गया आपका, श्रिंकेज फैक्टर ओरिजिनल स्केल का इंटू कराया, आपका आ गया 1 डिवाइड बाई 10204.08 सेंटीमीटर। देखिए दोनों की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में, ऊपर भी नीचे भी। तो मतलब ये आपके श्रंक स्केल जो आया है आपका, ये किस में है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में है। 1 डिवाइड बाई 10204.08, राइट, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो आपका ग्राउंड का कितना है? ग्राउंड का आपका 10,204.08 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट। आपके मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 10,204.08 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे क्या किया आपने? आपने उसको 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका जो 1 सेंटीमीटर का जो स्केल था, वो स्केल जो श्रंक स्केल आया, वो श्रंक स्केल कितना आ गया आपका? 1 सेंटीमीटर जो है वो आ गया आपका इक्वल, किसके इक्वल हो गया? 102.04 मीटर, 102.04 मीटर के बराबर आ गया क्या आपका? श्रंक स्केल आ गया। ये आपने देखे, अब ये आ गया तो ये क्या है? तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये श्रंक स्केल आ गया आपका कितना? 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होगा किसके? 102.04 मीटर के। अब आपने जब आपको श्रंक मैप दिखाया था तो आपने देखिए वहां पे क्या डाटा शो हो रहा था? वहां पे आपको डाटा शो हो रहा था 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका बराबर है किसके? वो आपका बराबर है 100 मीटर के। किसके बराबर था? 100 मीटर के। आपको पता था वहां पे वो 100 मीटर के बराबर था। बट यहाँ पे जो आपको श्रंक स्केल आई है, जो ओरिजिनल स्केल आई है, वो कितनी आई है? देखिए तो वो आई है 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 102.04 मीटर के। तो यही आपकी क्या है? श्रंक स्केल, यही ओरिजिनल है। तो अब इससे जो डाटा कैलकुलेट करेंगे, ग्राउंड की डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या निकलेगी? एग्जैक्ट डिस्टेंस निकलेगी। देखते हैं कैसे। आपकी मैप में जो डिस्टेंस थी, देखिए आपकी जो मैप में डिस्टेंस थी, वो मैप में आपके सीडी जो डिस्टेंस थी वो थी
2.21 सेंटीमीटर। कितनी थी? 2.21 सेंटीमीटर, राइट। अब ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी तो आपको पता है 2.21 सेंटीमीटर है, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 102.04 के बराबर है। तो 2.21 को 102.04 से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको सीडी की डिस्टेंस निकल गएगी 225.50, 225.50 मीटर आ जाएगी। क्या? आपकी सीडी की ग्राउंड की डिस्टेंस। तो ये आपकी एग्जैक्ट डिस्टेंस है, राइट। इसके पहले अगर श्रृंग के केस में आपको जब डिस्टेंस का मैंने एग्जांपल बताया था तो कितना आ रहा था? 221 मीटर आ रही थी। कितनी आ रही थी? 221 मीटर, देखिएगा आप। बट यहाँ पे आपने श्रृंग स्केल को फाइंड आउट करके आपकी एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है? 225.50 मीटर। तो मतलब इधर कितने का था? देखिए, तो इधर था 4.5 मीटर का इधर था, जो आपकी आ रही थी 221 मीटर, और जबकि ओरिजिनल है आपकी 225.50 मीटर। तो मतलब 4.5 मीटर का क्या था? इधर था। इस तरह आप क्या करते हैं, जो मैंने इतना इसमें टाइम दिया है, इसका टाइम देने का ओनली मेरा एक मीनिंग था कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना। तो इस तरह आपने देखा कि श्रंक स्केल या आपका एक्सटेंडेड स्केल है, तो इसको इधर को आप कैसे दूर करते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका एक्सटेंडेड केस में भी रहता है। तो ये था आपका ऑल ओवर श्रंक स्केल और एक्सटेंडेड स्केल का कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड आप एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और जो कि मैं कराऊंगा, तो इससे आपका और भी बचा जो कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, आप एक न्यूमेरिकल देखिए इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है ए मैप हैज श्रंक। क्या है? ए मैप हैज श्रंक एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रीड एज 9.4 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या बोल रहा है कि आपका एक मैप है जो क्या हो गया है? आपका श्रंक हो गया है, जिस जो आपका 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग लाइन थी, उसको आपने रीड किया है। कितना रीड किया है आपने? 9.4 सेंटीमीटर रेट किया। तो मतलब क्या हुआ? आपका मैप श्रंक हुआ। कितना श्रंक हुआ? एक्चुअल में कितना था वो? 10 सेंटीमीटर था। आपने जब रीड किया तो कितना है? 9.4 सेंटीमीटर है। मतलब आपका जो मैप कितना श्रंक हुआ? 0.6 मीटर क्या हो गया? श्रंक हो गया। तो ये आपका कौन सा केस है? श्रंक का केस है, राइट। only is the scale of measure is 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। और जो आपकी मैप का स्केल है, ओरिजिनल जो स्केल है, ओरिजिनल स्केल आपको कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना गिवन है? देखिए, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको गिवन है 25 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर गिवन, तो आपको पता है ओरिजिनल स्केल को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 25 मीटर। और आपको पता है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाए? तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? सेम। तो मतलब ओरिजिनल स्केल जो होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वो कितना आएगा? ये आपका वो रहेगा 1 डिवाइड बाई 2500 कर देंगे, तो आपको ओरिजिनल स्केल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है। इसके आगे आपको मेंशन है कि देन डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ 8.2 सेंटीमीटर लाइन ऑन ग्राउंड इज द मेजर्ड लेंथ, राइट। तो क्या बोल रहा है कि जो मैप में आपकी 8.2 सेंटीमीटर की लाइन है, वो ग्राउंड में उसकी कितनी लेंथ होगी वो आपको मेजर करना है, राइट। दूसरा केस आपको क्या दिया है? दूसरा केस आपको दिया है कि एरिया ऑफ प्लॉट if the measured area of the map 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है कि आपको एरिया को भी प्लॉट करना है, मेजर करना है। जो एरिया आपने मैप में कितना शो करके रखा है, एरिया जो मैप में शो करके रखा है वो 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर शो करके रखा है। तो ग्राउंड में वो एरिया कितना होगा? मतलब आपको एक बार लेंथ निकालनी है, लाइन की लेंथ निकालनी है। मैप में आपकी लाइन की लेंथ कितनी है? 8.2 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल में ग्राउंड में कितनी होगी? एक तो आपको ये निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है? दूसरा आपको ये निकालना है कि मैप में एरिया जो है वो है 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आपको वो ग्राउंड में बताना है कि ग्राउंड में एक्चुअल में वो एरिया कितना होगा। और आपको पता है कि आपका जो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है श्रंक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो ओरिजिनल में 10 सेंटीमीटर था और आपने रीड किया है इसको 9.4 सेंटीमीटर, राइट। और ओरिजिनल स्केल कितना गिवन है? आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है आपके 25 मीटर को। तो इसको आपको बता ही दिया कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, सबसे पहला जब आपका श्रंक का केस है चाहे एक्सटेंड का केस है, तो आपको पता है कि श्रंक का केस है तो आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना है।
और अगर आपका एक्सटेंड का केस होता है आप एक्सटेंडेड फैक्टर निकाल लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट रहता है। श्रंक का है तो श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंडेड का होता है तो एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको उसमें बस आपको देखना है कि श्रंक का केस है या एक्सटेंडेड का केस है, राइट। तो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन में श्रंक का केस, तो आपने क्या किया, सबसे पहले निकाला श्रिंकेज फैक्टर। क्या निकाला आपने सबसे पहले, श्रिंकेज फैक्टर। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप निकाल रहे हैं यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर आपको पता ही है, श्रिंकेज फैक्टर आपका होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ कितनी गिवन है आपको, तो आपको पता है श्रंक लेंथ आपकी जो गिवन है 9.4 गिवन है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा 0.94, ये क्या आ जाएगा आपका 0.94 आ जाएगा आपका श्रंक श्रिंकेज फैक्टर। 0.94 क्या आ जाएगा आपका श्रिंकेज फैक्टर। तो यहाँ से आपने श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिया। यहाँ से आप ओरिजिनल स्केल तो निकाल ही सकते हैं, आपको पता ही है यहाँ पे 1/2500 होगा। ये कैसे होगा आपको पता ही है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिया है 25 मीटर। आपको पता है दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के लिए, तो आपने 25 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, 100 से इंटू कर दिया, तो आपको आ गया 1/2500। ये क्या आ गया आपकी ओरिजिनल स्केल आ गई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपका श्रिंकेज फैक्टर भी आ गया और आपका ओरिजिनल स्केल भी आ गई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आपको पता है कि अब आगे आपको निकालना है श्रंक स्केल निकालना है। श्रंक स्केल वो भी किस में निकालना पड़ता है आपको, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में निकालना पड़ता है। तो इजी निकाल सकते हैं। श्रंक स्केल का फार्मूला होता है आपका श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, वो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। और श्रिंकेज फैक्टर आपको पता ही है, श्रिंकेज फैक्टर कितना है आपका 0.94, ओरिजिनल स्केल कितना है आपका 1/2500। बस आप इसको क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे, तो श्रिंकेज स्केल आएगा आपका, श्रिंकेज स्केल 0.94 टू 1/2500, राइट। यहाँ से आप क्या निकालेंगे श्रिंकेज स्केल, और श्रिंकेज स्केल कितना आएगा आपका 1/2659.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो आपको एग्जैक्ट डेसिमल के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू को पुटअप करना है, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर वो आपको डाटा वाला क्वेश्चन देता है तो उस केस में आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो श्रिंकेज स्केल आया है कितना आया है, आपका श्रिंकेज स्केल आया है 1/2659.57। अब ऊपर 1 भी है, वो भी आपका सेंटीमीटर में, और नीचे की जो वैल्यू है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगी कि मैप का 1 सेंटीमीटर जो है वो आपके ग्राउंड के 2659.57 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके, 2659.57 सेंटीमीटर के बराबर है। ये इसका मतलब यह श्रंक स्केल का मतलब ये हुआ। अब इसकी वैल्यू को आप निकालते कैसे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जर्नली गलती हो जाती है। आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, दिख रहा है आपको कि श्रंक स्केल जो है आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको श्रंक स्केल जो है वो क्या किया आपने 0.94 श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल किया। पर एग्जैक्ट में आपकी ये वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे आएगी, सिंपल सा, आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा बस एक कॉन्सेप्ट करिएगा कि यहाँ पे आप क्या करिएगा 0.94 जो है आपका उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आप सॉरी 2500 को डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 0.94 से, तो आपकी वैल्यू, आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 0.94 को आपका, जैसे 2500 डिवाइड बाई 0.94 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली, बस उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको जल्दी टेकल कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या था, आपने निकाल लिया इसमें श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिया आपने, इसमें श्रंक स्केल भी निकाल लिया जो कि मेन था। अब श्रंक स्केल आया कितना, तो श्रंक स्केल आया का आपका ये आया, श्रंक स्केल आपका ये आया कि 1/2659.57, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर है आपके ग्राउंड के 2659.57 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ तो बराबर है। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट के लिए तो 2659.57 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 100 से, तो आपका आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ से आपका एक्चुअल में जो श्रंक स्केल आया है आपका, वो श्रंक स्केल आया है आपका 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो बराबर है आपका 26.5957 मीटर के बराबर। किसके बराबर है, 26.5957 मीटर के बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। ये आया आपका श्रंक स्केल जो ओरिजिनल में है आपका। यहाँ तक क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। बस अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको लेंथ निकालनी है 8.2 सेंटीमीटर लाइन की, 8.2 सेंटीमीटर लाइन की, जो कि ग्राउंड में उसकी मेजर लेंथ कितनी होगी। मैप में कितनी है वो 8.2 सेंटीमीटर, और ग्राउंड में वो लेंथ कितनी होगी। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आया है आपका 26.5957 सेंटीमीटर के क्या है बराबर आया है। तो अगर आपकी मैप में लेंथ है कितनी 8.2 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड में कितनी होगी लेंथ, तो सिंपल सा आप 8.2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 26.5957 मीटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपकी एक्चुअल में ग्राउंड की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 218.08 मीटर आ जाएगी। कितनी आएगी 218.08 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई एक्चुअल ग्राउंड की डिस्टेंस, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे, दूसरा पूछा था कि एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ द मेजर्ड
एरिया ऑफ द मैप इज 234.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैप में अगर एरिया आपका 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आपका एक्चुअल में ग्राउंड में वो एरिया कितना होगा। सिंपल से इसको भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको आप एरिया स्केल का कॉन्सेप्ट लेंगे। किसका लेंगे? एरिया स्केल का। आप अभी तक लेंथ स्केल का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अब एरिया स्केल का। अब एरिया स्केल का कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सा जो आप हमेशा से पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एरिया है आपकी, तो भाई यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ की बात हो रही थी, तो ओनली लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में थी, यहाँ पे मीटर में मतलब सिंगल यूनिट थी। एरिया तो आपको क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो सिंपल से आप जो भी आपका डाटा आया है उसका क्या कर देंगे? आप स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल से आपने देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप 1 का भी स्क्वायर कर दिए और इस साइड आपकी जो आया था 1 सेंटीमीटर जो बराबर था 26.5957 के बराबर था, उसको अभी क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। तो ये इसके एरिया के स्केल के आ गया। यहीं पे अगर वॉल्यूम के बारे में भी पूछा था तो इधर भी आप क्यूब करते और इधर साइड भी आप क्या कर देते? दोनों साइड आप क्या कर देते? क्यूब कर देते। इधर भी क्यूब करते, इधर भी क्यूब करते अगर वॉल्यूम पूछा होता। पर एरिया पूछा तो इधर भी स्क्वायर कर दिया और आपने उस वैल्यू का इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो एरिया के स्केल के फॉर्म में बदल गया। बस अब सिंपल सा आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया अगर आपको निकालना है तो आपका एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा? जो आपका मैप में कितना एरिया है? 234.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और आपका जो स्केल के थ्रू एरिया आएगा वो स्केल के थ्रू कितना एक के बराबर है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर किसके बराबर है? 26.5957 के होल स्क्वायर के बराबर है। होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि आपके एरिया में बात हो रही है। तो आपको एक्चुअल एरिया आ गया 1,65,869.818 मीटर का स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल एरिया आ गया 1,65869.18 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल क्या हो गया? डील हो गया। तो ये आपका लेंथ का भी कॉन्सेप्ट हुआ, एरिया का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको बता देगा अगर वैल्यूम पूछा होता तो वैल्यूम में क्या करते? क्यूब कर देते दोनों साइड। अब बस दोनों साइड क्यूब कर देते तो जो मैप में होता उसको आप मल्टीप्लाई करा देते तो आपका इजीली क्या आ जाता? आंसर आ गया। इस तरह मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल को डील कराया। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे जब, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपने से पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि इन 1950 प्लान ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड वाज ड्रा विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, राइट। क्या बोल रहा है कि इन 1950 में आपका जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो प्लान है वो आपने का जो स्केल था वो स्केल कितना था? 1 सेंटीमीटर था। वो आपका बराबर है किसके? 40 मीटर के। तो सिंपल सा आपको पता है कि इसको आप ओरिजिनल स्केल को डिपेंडेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 40 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई आपका कितना जाएगा? 40,000। ये आपका आएगा। तो इसको आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि द प्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फील्ड रीड एस 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो जो प्रेजेंट डायमेंशन है फील्ड का वो कितना है? 30 बाई 10 सेंटीमीटर का, राइट। If an original difference line of 9.4 सेंटीमीटर now read 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है ये कि जो ओरिजिनल रेफरेंस लाइन थी वो कितनी थी? 9.4 सेंटीमीटर थी। ओरिजिनल रेफरेंस लाइन के बारे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है आपका ओरिजिनल रेफरेंस लाइन है वो आपकी है 9.4 सेंटीमीटर और आपने उसको रीड कितना किया? आपने उसको रीड किया 10 सेंटीमीटर। तो मतलब कौन सा केस हुआ? ये एक्सटेंड का केस हुआ। किसका केस हुआ? एक्सटेंड का। जैसे आपको समझ में आया ओरिजिनल में कितनी थी? 9.4 सेंटीमीटर और आपने रीड कितना किया? 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि आपने बढ़ा के रीड किया है। तो मतलब क्या हुआ? वो आपका एक्सटेंड मैप का केस है, राइट। तो देखिए इसलिए आपको यहाँ पे लिखा कि ओरिजिनल रेफरेंस लाइन इज 9.4 सेंटीमीटर नाउ रीड 10 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंड का केस हुआ, राइट। देन व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड? आपको निकालना कि एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड अब क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है आपको। ये एक्सटेंड का क्वेश्चन है तो आपको श्रृंख का भी क्वेश्चन करा दिया एक्सटेंड का। इससे आपके श्रृंख का एक्सटेंड दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं इसको। तो इसे यही क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको पता है आप क्या कन्वर्ट कर आप निकालेंगे ओरिजिनल स्केल, वो भी रिपीटेटिव फ्रैक्शन में। तो आपको तो इजीली पता है 1/40 मीटर करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा 1/4000। क्या आ जाएगा? 4000। 40,000 नहीं 4000। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो आपकी जो ओरिजिनल स्केल आ गई वो आ गई 1/4000, राइट। ये इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप क्या निकालेंगे? जैसे उसमें निकालते थे आप श्रिंकेज फैक्टर, तो यहाँ पे आप निकालेंगे क्योंकि एक्सटेंड का केस है तो यहाँ पे निकालेंगे आप एक्सटेंडेड फैक्टर। वो भी वही सेम होता है एक्सटेंडेड लेंथ, सॉरी यहाँ पे आपका होता है कि एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। यही तो आपका फॉर्मूला वहां जैसे वहां पे होता है श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे होगा एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन क्या होगा आपका
ओरिजिनल लेंथ। अब आपको पता है कि एक्सटेंडेड लेंथ कितना है दोस्तों, तो आपकी ओरिजिनल लेंथ तो 9.4 सेंटीमीटर थी, आपने उसको रीड कितना किया है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक्सटेंड वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक्सटेंडेड लेंथ तो आपकी कितनी है, देखिए 10 सेंटीमीटर, जबकि ओरिजिनल कितनी है आपकी, ओरिजिनल है आपकी 9.4 सेंटीमीटर। और तो बस आपने यहाँ पे निकाल लिया एक्सटेंडेड फैक्टर 10 डिवाइड बाई 9.4, ये आपका आ गया एक्सटेंडेड फैक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ से आपको निकालेंगे क्या, यहाँ से आप निकालेंगे एक्सटेंडेड स्केल, जैसे वहां पे निकालते थे आप श्रंक स्केल, यहाँ पे निकालेंगे आप एक्सटेंडेड स्केल। देखिए यहाँ पे आप एक्सटेंडेड स्केल निकालेंगे तो एक्सटेंडेड स्केल आपका क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरह पता है एक्सटेंडेड जो स्केल होगा आपका कि एक्सटेंडेड फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, एक्सटेंडेड फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। एक्सटेंडेड फैक्टर कितना है आपको, तो आपको पता है 10, 10 डिवाइड बाई 9.4, राइट। एक्सटेंडेड फैक्टर है, इंटू करा देंगे इसको, आप इंटू करा देंगे किससे, आपका जो ओरिजिनल स्केल है वो है 1/4000, 1/4000, तो इससे आपको करा देंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एक्सटेंडेड स्केल। तो आपने बस एक्सटेंडेड स्केल आ गया आपका 1/3760। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 1 सेंटीमीटर है वो आपके 37.60 मीटर के बराबर, ये आई है सेंटीमीटर में, ये आई है आपकी सेंटीमीटर में, ये वाली वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका बराबर है किसके, 37.60 मीटर के बराबर है। तो यहाँ आ गया आपका ये ओरिजिनल एक्सटेंडेड स्केल। यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही चुका हूँ, राइट। अब बस अब बात आ रही है एरिया की, तो आपको अच्छी तरह पता है आपको एरिया कैसे निकालना है। तो आपका एरिया निकलेगा, आपको गिवन कितना एरिया जो आपने मेजर किया था जो फील्ड में उस समय प्रेजेंट टाइम पे, उसमें किया 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ये आपको एरिया यहाँ पे देखिए आपको गिवन था 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, आपको एरिया गिवन था। तो आपको एक्चुअल एरिया निकालना है, तो बस आप सिंपल से निकाल सकते हैं इसको। आपको पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर आपको बराबर है 37.60 मीटर के बराबर। 30 सेंटीमीटर 30 गुणे क्या कर देंगे 37.60 मीटर, इधर 10 गुणे कर देंगे आप 37.60 मीटर, तो आपको एग्जैक्ट एरिया आएगा, वो आएगा 424128 मीटर का स्क्वायर, राइट। मतलब 4,24,128 मीटर का स्क्वायर, वो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल एरिया। इस तरह आप क्वेश्चन को एरिया फील्ड, आपने एग्जैक्ट एरिया फील्ड निकाल लिया, इधर को एरर को भी सॉल्यूशन कर लिया कि एरर भी हट गया और आपका एग्जैक्ट एरिया आपका निकल आया। तो इस तरह कॉन्सेप्ट होता है आपका एक्सटेंडेड और संक लेंथ का, स्केल का, मैप का या एरिया है। यहाँ पे अगर वैल्यूम का भी आएगा तो वैल्यूम में भी आपको पता कैसे करना है, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया इनसे रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और लीनियर मेजरमेंट का टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और इस तरह आपका लीनियर मेजरमेंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चेन सर्वे के बारे में, राइट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका कि इन ए रेट्रोग्रेड वर्नियर, क्या है आपका ये वर्नियर स्केल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपका कि इन ए रेट्रोग्रेड वर्नियर 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्या बोला है 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बहुत ध्यान से इनके क्वेश्चन को पढ़िए, एक लाइन के आंसर होता है इनका। हमसे आपको क्वेश्चन और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि इन ए रेट्रोग्रेड वर्नियर 11, अब रेट्रोग्रेड वर्नियर आया तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। रेट्रोग्रेड वर्नियर का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, n+1। जो रेट्रोग्रेड वर्नियर का स्केल होगा, डिवीजन होगा, जो रेट्रोग्रेड वर्नियर का डिवीजन कैसे होता है, तो आपको पता है मेन स्केल का क्या होता है, n+1 होता है, तो वो होता है आपका मेन स्केल का। तो अगर आपको यहाँ पे दिया कि इन ए रेट्रोग्रेड वर्नियर 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, राइट, यहाँ पे क्या दिया 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइड इनटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल गिवन है, और मेन स्केल का कितना है आपका 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो समझ में आया कि इन रेट्रोग्रेड वर्नियर 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो सिंपल सा आपको पता है कि अगर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है तो मेन स्केल कितना होगा, तो रेट्रोग्रेड में तो आपको पता है n+1 चलता है, इसलिए देखिए आपका मेन स्केल का कितना है 11 आया, और रेट्रोग्रेड वर्नियर का डिवीजन कितना है 10 है। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि n+1 चलता है। यही अगर डायरेक्ट वर्नियर होता तो उसमें n-1 चलता है। तो अगर यहाँ पे अगर मेन स्केल आपका 10 होता तो आपका यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का डिवीजन हो कितना होता 9 होता। ये आपको मैंने पहले भी बता चुका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको सिंपल सा है कि रेट्रोग्रेड जो वर्नियर का 11 डिवीजन है मेन स्केल का, वो डिवाइड करते हैं आप, डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन आपके इसके है वर्नियर स्केल के। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर। आपको लीस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर निकालना है। लिस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर का फार्मूला आपको पता ही है
कि एन डिवीजन एस अपान क्या होता है आपका एन, एस क्या होता है आपका मेन स्केल, अपान क्या होता है एन, एन होता है आपका एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, सिंपल सा, राइट। इफ द, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, और आपको दिया है कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का, जो लीस्ट काउंट दिया है आपको मेन स्केल का वो कितना दिया है आपको, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया है आपको 1 mm, कितना दिया है आपको 1 mm, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि लिस्ट काउंट ऑफ द रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो लिस्ट काउंट ऑफ द रेट्रोग्रेड वर्नियर सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका इजीली निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 रहा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए यहाँ पे आपको मेंशन है, आपको जैसा कि गिवन है कि रेट्रोग्रेड वर्नियर का जो डिवीजन है गिवन है वो कितना गिवन है, देखिए तो आपको गिवन है यहाँ पे रेट्रोग्रेड वर्नियर का जो डिवीजन गिवन है आपको वर्नियर स्केल का वो गिवन है आपको 10 डिवीजन। तो आपकी एन की वैल्यू तो गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 गिवन है, तो आपकी वैल्यू एन की वैल्यू गिवन है आपकी 10, राइट। और आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि मेन जो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल गिवन है कितना गिवन है आपको 1 mm। तो मेन स्केल का भी डाटा आपको गिवन है, मेन स्केल का डाटा गिवन जिसको आप पता था आपको एस से डिनोट करते हो कितना गिवन है आपको 1 mm। और आपको लीस्ट काउंट निकालना है, किसका निकालना है रेट्रोग्रेड वर्नियर का। तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है आपका एस अपान एन, क्या होता है फार्मूला आपका एस अपान एन। तो ये बस आप सिंपल सा फार्मूला, आपको वैल्यू पता है, एस की वैल्यू है आपकी 1 और एन की वैल्यू है आपकी 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 mm। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.1 mm। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 जस्ट इसके ऊपर है कि इन डायरेक्ट वर्नियर, अभी क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट वर्नियर का, इन डायरेक्ट वर्नियर एंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्या है आपका एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो सिंपल से आपको पता चल ही गया कि यहाँ पे n-1 का कॉन्सेप्ट है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है तो n-1 तो 9 डिवीजन आप किसके होगा, मेन स्केल के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो वर्नियर स्केल होता है तो स्लाइटली क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर स्मॉलर होता है किससे, मेन स्केल में, राइट। तो आपको पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्ट वर्नियर एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल है जो है डिवाइडेड है इंटू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर इफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, बस उसी का रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। बस आपका डायरेक्ट वर्नियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, और डायरेक्ट वर्नियर का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आपको इसका भी पता है फार्मूला क्या होता है, सेम होता है लिस्ट काउंट निकालने का, आपको होता है एस अपान एन, मेन स्केल अपान एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और आपको पता है कि जो आपको एस की जो वैल्यू गिवन है, आपकी एस की वैल्यू जो है आपकी जो गिवन है, कितनी गिवन है आपको दिया है यहाँ पे मेन स्केल की लिस्ट काउंट, वो दिया है आपको देखिए वहाँ पे 1 mm दिया है, राइट। और आपको पता है एन जो वर्नियर स्केल का डिवीजन दिया है, तो एन डिवीजन जो वर्नियर स्केल दिया है ये आपको कितना गिवन है, तो ये भी आपको गिवन कितना देखिए यहाँ पे 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल गिवन है बस। तो आपको पता है कि 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 10, तो आपने 1 डिवाइड बाई 10 कर दिया तो आपका आंसर आ गया 0.01 सेंटीमीटर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सेम पूरा क्वेश्चन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 24 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 25 भी करा दिया, राइट। और सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, आप, और ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा, एएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 1919 में आया था। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि द मेन प्लेट, क्या है आपका, द मेन प्लेट ऑफ ए ट्रांजिस्ट इज डिवाइड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन। बड़े ध्यान समझिएगा, द मेन प्लेट ऑफ ए ट्रांजिस्ट इज डिवाइड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन, राइट। नेक्स्ट क्या दिया आपको, 60 division of the vernier coincide exactly with 59 division of the main plate। क्या बोला, 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर है, 60 डिवीजन आप क्या है आपका वर्नियर है जो कौन सा एग्जैक्टली है किसके, 59 डिवीजन आप किसके मेन स्केल के, राइट। द लीस्ट काउंट इन सेकंड में, लीस्ट काउंट किसमें निकालना है, सेकंड में ऑफ द ट्रांजिस्ट इज, और आपका निकालना है ट्रांजिस्ट इज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन है 5, 15, 10, 20। अब देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले आपको क्या है कि द मेन प्लॉट
जो मेन प्लेट ऑफ ट्रांजिस्ट है वो ये आपकी वो कितनी है आपकी डिवाइड है कितने कितने पार्ट में डिवाइड है आपकी वो 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइड है कितना 180 डिवीजन इक्वल डिवीजन में। अब ये जो आपसे डाटा पूछा है ये डाटा पूछा है आपसे किस में पूछा है सेकंड में पूछा है। अब यहाँ पे जब ट्रांजिस्ट की बात हो रही है ट्रांजिस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ट्रांस मेन प्लेन के ट्रांजिस्ट की बात हो रही है तो आपको पता है कि कोई भी आपका कर्व होता है जैसे मान लीजिए वो कितना होता है 360 डिग्री का है कितना पूरा सर्कुलर का जो है वो कितना है आपका 360 डिग्री का है राइट। तो 360 डिग्री का है तो आपको उसको 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो आपको डिवाइड किया गया है 1080 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया है जो एस निकालना है जो आपको मेन स्केल की वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू क्या किया आपने कि 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया किससे 1080 से। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पता है कि 360 को आपने किया पहले मिनट में मिनट के बाद आपने किस में कन्वर्ट कर लिया सेकंड में कन्वर्ट कर लिया राइट। तो आपका जो मेन स्केल निकल के आया 360 डिवाइड बाई 108 क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट जो 360 का है वो 360 जो है ट्रांजिस्ट वो किस में डिवाइड है आपका 1080 पार्ट में डिवाइड था। तो उसको आपने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया राइट किसमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया 360 डिवाइड बाई 1080 कर दिया 60 इंटू 60 कर दिया तो ये आपके जो मेन स्केल आ गई वो सेकंड में आ गई किस में आ गई क्योंकि आपको आंसर जो पूछा है वो आपको आंसर पूछा है सेकंड में पूछा किस में पूछा है आपको आंसर सेकंड में पूछा राइट। तो आपने मेन स्केल को देख लिया वो आ गया आपका 1200 सेकंड राइट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको एन डिवीजन तो पता ही है क्वेश्चन में आपको कि वर्नियर स्केल का एन डिवीजन जो गिवन है आपको वर्नियर स्केल का वो वर्नियर स्केल का देखिए यहाँ पे एन डिवीजन कितना गिवन है 60 डिवीजन गिवन है। तो आपको वर्नियर स्केल का एन डिवीजन गिवन है कितना 60 गिवन है राइट। तो आपने एन इक्वल टू पता चल गया 60 और आपको पता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका होता है मेन स्केल अपॉन एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आपको ये फार्मूला पता ही है लिस्ट काउंट होता है आपका मेन स्केल अपॉन क्या होता है आपका वर्नियर स्केल एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल आपका कितना सेकंड में है 1200 और आपका एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो गिवन है आपको सेकंड में कितना गिवन है 60 गिवन है। तो आप 1200 डिवाइड बाय 60 कर दी तो आपको जो लीस्ट काउंट आ गया वो आ गया आपका 20 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 20 सेकंड। ये देखिए ये थोड़ा लेवल होता है एएस का देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था वर्नियर स्केल से रिलेटेड ही कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो लिस्ट काउंट है वो आपका होगा कितना 20 सेकंड। तो इस तरह आपका वर्नियर स्केल से रिलेटेड श्रंक स्केल और एक्सटेंड स्केल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ क्लियर हो गया राइट। और इसके ऊपर ने पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल भी आपको करा दिया। और थैंक यू दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको ये वीडियो में आपको अगर इसके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल काजन टेकेट को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Change for good.